हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आवर्ती जमा खाता क्या होता है और उसमें ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है। यदि कोई व्यक्ति हर महीने एक निश्चित रुपए बैंक में जमा करता है और वो कुछ समय तक उसको जमा करना चाहता है, मिनिमम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम वो 10 साल तक जमा कर सकता है, तो ऐसा खाता जिसमें हम हर महीने एक अमाउंट जमा करते हैं और एक सीमित कालावधि के लिए हम उसको जमा करते हैं, तो इस टाइप के खाता को हम कहते हैं आवर्ती जमा खाता। क्योंकि इसमें बार बार हमको हर महीने जमा करना होता है, आवर्ती यानी बार बार, तो हर महीने जमा किया जाता है, इस कारण से इसका नाम है आवर्ती जमा खाता। तो इसमें जो ब्याज की गणना होती है, तो हमें इसमें जो ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज का ही कैलकुलेशन होता है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा और वो फॉर्मूला किस तरीके से आता है वो भी हम देखते हैं। तो आवर्ती जमा खाता में जो ब्याज की गणना होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है मासिक जमा गुणा दर बटे 100 गुणा माह की संख्या, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं माह की संख्या में हमको लिखना होता है धन 1 और इसके बटे में होता है 24। ये फॉर्मूला हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है और कैसे इसको याद किया जाना है। तो देखिए यहाँ पर जो आवर्ती जमा खाता होती है, तो इसमें ब्याज की गणना के लिए फॉर्मूला आया है ये साधारण ब्याज से ही, तो किस तरीके से इसका जो फॉर्मूला आया है वो देखते हैं। सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हर महीने कुछ पैसे जमा करना चाहता है, तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो मासिक जमा करना चाहता है 30 रुपए। ठीक है, हम फॉर्मूले को ही देखते हैं। मान लीजिए वो हर महीने 30 रुपए जमा करना चाहता है और वो समय लेता है, समय मान लेते हैं वो समय जो है n माह के लिए वो जमा कर रहा है। यहाँ पर जो समय होता है, ध्यान देने वाली बात है कि अभी भी समय जो है आपको क्वेश्चन में वर्ष में दिया जाएगा, उसे आपको माह में चेंज करना होता है, क्योंकि आवर्ती जमा खाता में हर महीने ब्याज की गणना होती है। और मान लीजिए यहाँ पर जो दर है वो दर सपोज R%, इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, R% प्रति वर्ष है। अब इसमें R% प्रति वर्ष हमको क्या कहता है, दर, इस दर से हमको ब्याज मिलने वाला है। तो हमने देखा जो दर है वो प्रति वर्ष दिया हुआ है, जबकि अभी हमने क्या कहा कि इसमें जो ब्याज की गणना होती है वो प्रति माह होती है। तो R% प्रति वर्ष है, तो अगर हम इसे प्रति माह में दर को ले तो ये हो जाएगा R/12%, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए R/12% प्रति माह। तो आवर्ती जमा खाता में अगर मान लीजिए हम 30 रुपए n माह तक R/12% प्रति माह की दर से जमा करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमको ब्याज किस तरीके से मिलने वाला है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति n माह के लिए 30 रुपए जमा करना चाह रहा है, तो पहले माह जो उसने 30 रुपए जमा किया है, वो P जो आया है वो बैंक के पास पूरे n माह तक जमा होगा। ओके, उसके बाद वो दूसरे महीने गया, फिर से उसने P अमाउंट जमा किया। वो P अमाउंट जो है वो क्योंकि n माह के लिए जमा था और ये दूसरे महीने में जमा करने गया है, तो ये बैंक के पास n-1 माह तक जमा रहेगा। ओके, तीसरे महीने गया, तीसरे महीने फिर से वो एक निश्चित राशि, मान लेते हैं 30 रुपए ही है, तो वो जमा करने गया। क्योंकि 2 महीने बीत चुके हैं, तो n में से 2 महीने बीत चुके हैं, तो n महीने के बाद उसको मिलने वाला है। तो जो तीसरे महीने वो जमा करने जा रहा है वो n-2 माह तक जमा रहेगा। तो इस तरीके से वो हर महीने 30 रुपए जमा कर रहा है। तो लास्ट वाले महीने यानी कि वो nवें महीने जो 30 रुपए जमा करेगा वो उसको उस महीने के लास्ट तक जमा रहेगा, यानी सबसे आखिरी में जो वो किस्त देगा वो किस्त जो है उसका बैंक के पास 1 महीने तक जमा रहा। अब हम इसमें ब्याज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि इसमें ब्याज साधारण ब्याज लगता है, तो देखते हैं कैसे होगा। जो पहले महीने का साधारण ब्याज है, हमने साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, तो साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, जो हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्मूले से हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो ये P रुपए
n माह तक जमा था और हर महीने ब्याज का कैलकुलेशन होना था। तो इसके लिए जो ब्याज होगा तो हम यहाँ लिख लेते हैं ब्याज, मूलधन P गुणा दर। तो दर जो है R/12 ही रहेगा, R/12 हो गया। समय, तो ये क्योंकि n माह तक जमा था तो समय हो जाएगा n/100। तो पहले माह जो उसने पैसा जमा किया था वो हो गया P गुणा R गुणा n/12 गुणा 100। फिर दूसरे माह जो उसने पैसे जमा किया तो मूलधन है P गुणा दर R/12%, तो R12 नीचे चला जाएगा, गुणा समय, क्योंकि दूसरा महीने जो उसने पैसा जमा किया है वो n-1 महीने तक है, तो समय हो जाएगा n-1 और बटे 100, जो फॉर्मूले का बटे 100 था वो हम नीचे लिख लिए। तीसरे महीने जब उसने जमा किया तो तीसरे महीने मूलधन है P गुणा दर है R/12 गुणा जो तीसरे महीने पैसा जमा किया था वो बैंक के पास n-2 माह तक जमा था, तो समय हो जाएगा n-2 और गुणा 100। तो इस तरीके से हर महीने ब्याज का कैलकुलेशन होगा और लास्ट महीने में क्या होगा, P मूलधन जमा किया, दर था R/12 और क्योंकि आखिरी महीने का जो उसने पैसा जमा किया है वो 1 महीने तक बैंक के पास था, तो समय हो जाएगा 1 और बटे हो गया 100। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने हर महीने ब्याज का कैलकुलेशन किया हुआ है वे सारे कैलकुलेशन या ब्याज की सारी गणनाओं को जोड़ेंगे, तो लास्ट में हमें पता चलेगा कि हमको n माह के बाद कितना ब्याज मिलने वाला है। या इसी फॉर्मूले को और थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो देखिए, सब में से यदि हम कॉमन निकालना चाहते हैं तो P सभी के पास है, तो सबसे P बाहर निकाल देते हैं। देखिए सबके पास P दिखाई दे रहा है। उसके बाद R है, वो भी सभी के पास है, तो सभी में से R कॉमन निकाल दिए। उसके बाद N सब में अलग अलग है, यहाँ N है, n-1 n-2, तो ये कुछ नहीं कर सकते। नीचे में हम देख रहे हैं 12 गुणा 100, सभी में 12 गुणा 100 लिखा हुआ है, तो इसको मैं उल्टा लिख रही हूँ क्योंकि हमको जो फॉर्मूले में उल्टा दिया है तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो इसको 100 गुणा 12 लिख लिए। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, हमने P निकाल लिए, R निकाल लिए, 12 गुणा 100 भी बाहर निकाल लिए, तो पहले वाले पद से हमको मिल रहा है n प्लस यहाँ से P R और 12 गुणा 100 बाहर निकल चुका है, तो दूसरे पद से हमें मिल रहा है n-1 प्लस इसके पास चले तो P निकल चुका, R निकल चुका, ये बाहर निकल चुका है, और 12 गुणा 100 ये भी बाहर निकल चुका है, तो यहाँ से बचेगा n-2। और ऐसे हम आगे बढ़ते जाए तो देखिए क्या हो रहा है, n हुआ था n-1 n-2, यानी जो पद है वो एक एक कम होते जा रहे हैं और लास्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है, 1 पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये कैसा है n-1 n-2। तो यदि हम इसको देखें तो क्योंकि इसके पहले हमने समांतर श्रेणी का टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो समांतर श्रेणी जैसा आपको दिखाई दे रहा है जिसका प्रथम पद n है, सर्वांतर यदि देखें तो हर पद अपने पिछले पद से 1 कम हो रहा है। तो प्रथम पद का मान कितना है, n है, सर्वांतर r का मान या जिसको d कहते हैं, सर्वांतर d का मान है -1। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। एक समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में आपको क्या दिख रहा है, a का मान दिख रहा है n, प्रथम पद a का मान है n, सर्वांतर जिसको d कहते हैं उसका मान है -1, और पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 करते करते कहाँ तक गया है, n तक गया है। तो इसमें जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या का मान है n, यानी n पद है जिसका प्रथम पद n है। अब इसमें हमको करना है, इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना होने वाला है, तो आपको मालूम है समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, तो n पदों का योग होता है n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था Sn के लिए, n/2 a प्लस l। तो ये हो जाएगा n/2 a का मान, तो a का मान कितना है n और l का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1। यानी जो ब्रैकेट में जो चीजें आ रही हैं n, n+1, n-1, n-2 और ये लास्ट में 1 तक जो चीजें आ रही हैं, ये सभी पदों को यदि हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलने वाला है, n/2 n+1। तो इसके बदले हम लिख लेते हैं, ये हो गया P
गुणा आर बटे 100 गुणा 12 है, और यहाँ गुणा में हमें मिल रहा है n, देखिए वहां से, और n+1, और नीचे में हमें मिल रहा है कितना 2। ओके, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ इसको, तो हमें क्या मिला है p गुणा r बटे 100, इसको मैं अलग अलग लिख रही हूँ, यहाँ p गुणा r बटे 100। ये 12 और 2 को हम एक साथ गुणा कर देते हैं, तो 12 और 2 को गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ साइड में बच रहा है n+1, और नीचे 12 दूनी 24। तो ये फॉर्मूला होता है, हम आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना इस तरीके से करते हैं। p यानी मासिक जमा, r यानी यहाँ जो r दिया हुआ है ये r है प्रतिवर्ष ब्याज। ओके, तो प्रतिवर्ष वाले को हम r लिए हुए हैं, तो p मासिक जमा, r प्रतिवर्ष ब्याज की दर, n माह की संख्या धन 1, और बटे में आ जाता है 100 गुणा 24। तो इस तरीके से हम आवर्ती जमा खाता से ब्याज की गणना को कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने n माह तक पैसा जमा किया हुआ है और n माह के बाद वो अपना खाता बंद करना चाहता है, तो अब होता है कि जब वो n माह तक उसने जमा किया और खाता बंद करेगा तो उसे कितना अमाउंट मिलने वाला है, तो कितना मिलेगा, जितने पैसे उसने अभी तक जमा किए हैं वो सब तो मिलेगा उसे, और साथ ही साथ ये ब्याज की राशि भी उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उसके जो भी अमाउंट है उसका ब्याज है। तो अब हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति ने n माह तक पैसा जमा किया हुआ है तो n माह बाद उसको प्राप्त होने वाली राशि क्या होती है। अब हम देखते हैं कि n माह बाद प्राप्त राशि, तो n माह के बाद प्राप्त राशि के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, उस व्यक्ति ने n महीने तक हर महीने p रुपए जमा किए, यानी अगर हम इसको शब्दों में लिखें तो हम लिखेंगे मासिक जमा, p कितना था, मासिक जमा था, तो मासिक जमा गुणा कितने महीने तक उसने जमा किए, तो मासिक जमा गुणा माह की संख्या, और इतना तो उसके पास कुल उसकी जमा राशि हो गई, और इसमें हमें धन उसको क्या प्लस करके देना होगा, उसको हमको ब्याज की राशि भी यहाँ पर उसको मिलनी चाहिए। तो यहाँ आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर व्यक्ति ने कुछ पैसे हर महीने आवर्ती जमा खाता में लगाया हुआ है तो आप ये ज्ञात कीजिए कि एक निश्चित समय के बाद उसका ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज कितना हो गया कहता है तो आपको सिर्फ ब्याज कैलकुलेट करना है। और यदि ये क्वेश्चन आता है कि निश्चित समय के बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो धनराशि प्राप्त होगी मतलब ब्याज तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको n माह के बाद प्राप्त राशि का भी कैलकुलेशन करना होगा। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले से हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया हुआ है करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया है, वो हर महीने 150 रुपए जमा कर रहा है और 2 वर्ष तक जमा किया है उसने, और उसमें जो ब्याज की दर है वो 5% वार्षिक है, और हमें ये कहता है कि 2 वर्ष के बाद उसको कितनी धनराशि मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमें जो जो चीज मालूम है इसमें क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेते हैं। हमको क्या दिया है इसमें दिया हुआ है मासिक जमा, तो मासिक जमा वो करता है 150 रुपए। ओके, कितने समय तक कर रहा है, तो हमें इसमें सेकंड समय भी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष मतलब हमको समय को माह में चेंज करना है, तो 2 वर्ष यानी हो गया 2 गुणा 12 यानी कि 24 माह, ये समय हो गया। और उसके बाद दर की वैल्यू कितना दिया है, किस दर से उसको ब्याज मिलने वाला है, 5% वार्षिक। तो इतनी चीजें हमको मिली हुई है क्वेश्चन से। अब हम इसमें ब्याज की गणना करते हैं, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या है, मासिक जमा गुणा दर बटे 100 गुणा माह की संख्या, और ब्रैकेट में हमें लिखना है माह की संख्या धन 1, माह की संख्या धन 1, और यहाँ पे आ जाता है
24। ओके, तो फॉर्मूले लिखे और इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू मालूम है वो हम रखते जाते हैं। तो मासिक जमा कितना है 150 रुपए, तो 150 गुणा दर कितना दिया हुआ है 5, ये 5 लिख लिए बटे 100 गुणा माह की संख्या ये लिखना है, हमको ध्यान रखना है। तो 24 हो गया और ब्रैकेट में माह की संख्या धन 1, यानी हमको लिखना है 24 धन 1 और बटे में आ जाएगा 24। तो यहाँ से जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं वो कर सकते हैं हम। तो यहाँ देखिए ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये खत्म हो गया। ये 24 इस 24 के साथ कट जाएगा। यहाँ पर जो अक्सर गलतियां करते हैं बच्चे, ध्यान देना, ये 24 जो है इस अंदर वाले 24 को नहीं काटेगा, क्योंकि इस 24 के साथ में +1 रखा हुआ है। ओके, तो जहां भी किसी संख्या के साथ प्लस या माइनस का चिन्ह है तो वो ऊपर नीचे से कैंसिल नहीं होता है। ये 24 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर निकला हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ देखिए क्या क्या चीज मिला हमको, यहाँ से मिला है 15 बचा हुआ है और इधर हमको मिला हुआ है 24 धन 1 यानी 25 और नीचे में हमारे पास बचा हुआ है 2। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसको, 25 गुणा 15, तो 25 पंचे 125, 12 बचा, 25 और 25 से कम 25 और 12 हो जाएगा 37 और बटे में आ रहा है 2। तो कैंसिल करें, इसको 2 से भाग दें तो 2 एकम 2, फिर 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर जो ब्याज होगा, ब्याज की वैल्यू मिल रही है हमको 187.50 रुपए। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद 187.50 रुपए ब्याज हुआ। क्वेश्चन में उसने कहा है कि कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी, यानी उसको टोटल धनराशि की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष बाद प्राप्त राशि, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा, मासिक जमा, हर महीने कितना जमा कर रहा है वो, और गुणा कितने माह तक उसने जमा किया हुआ है, तो माह की संख्या, और इसके साथ में उसको ब्याज भी मिलना चाहिए, तो इसके साथ हम जोड़ देंगे ब्याज को। तो मासिक जमा कितना कर रहा था 150 रुपए, कितने महीने तक उसने जमा किया है 24 महीने तक, और कितना ब्याज बन रहा है उसका 187.50 रुपए। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 चौक 60, 6 हुआ, 15 दूनी 30 और 6 36, ये 3600 हो गया और इसके साथ जुड़ जाएगा 187.50। ओके, तो ये वैल्यू आ रही है 3787.50 रुपए। तो लास्ट में हमको क्या आंसर मिला कि उसे 2 वर्ष के बाद 3787 रुपए 50 पैसे धनराशि प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आवर्ती जमा खाता में हम ब्याज की गणना करते हैं। सबसे जरूरी जो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो समय होता है हमेशा उसको आपको माह में चेंज करना होगा। कहीं पर आप अगर यहाँ पे हम गलती करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विशेष सावधानी रखनी है कि जो समय होता है वो हमेशा माह में चेंज हो जाएगा। तो आगे इसके और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, हमें दिया हुआ है रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि मिलेगी। तो क्या क्या चीज हमें इसमें जानकारी मिल रही है, देखिए 200 रुपए प्रति माह जमा कर रही है वो, और क्या हो रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर है, और हमें समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। तो जो जो चीजें हमको यहाँ से जानकारी मिल रही है उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है, तो दिया है क्या क्या चीज दिया है, पहला दिया है मासिक जमा बराबर 200 रुपए। सेकेंड चीज इसमें दिया हुआ है दर का मान हमको दिया है 6% वार्षिक, और तीसरा चीज इसमें हमको मालूम चल रहा है समय। तो समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष, और क्योंकि समय हमें माह में चाहिए तो 5 वर्ष को हम महीने में चेंज करेंगे तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो
तो बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60 माह। यहाँ पर हमको भूलना नहीं है, हमेशा आवर्ती जमा खाता में जो समय होता है उसको माह हमें चेंज कर लेना है। उसके बाद हम ब्याज की गणना करते हैं। तो ब्याज के लिए फॉर्मूला बराबर मासिक जमा गुणा दर बटे 100 गुणा माह की संख्या, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा माह की संख्या धन 1, माह की संख्या धन 1 बटे 24। अगर आपको ऐसे वर्डिंग में याद नहीं होते हैं तो आप इसमें डायरेक्ट ब्याज के लिए आप क्या कर सकते हो, P गुणा R बटे 100 गुणा माह की संख्या को n और n+1/24, इस तरीके से भी अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए इक्वल टू वैल्यू रखते जाएं। मासिक जमा, कितना मासिक जमा हो रहा है, 200 रुपए। दर कितना है, दर है 6% बटे 100 गुणा माह की संख्या, तो 60 माह है तो 60 लिखेंगे, और ब्रैकेट में 60 धन 1 और बटे में हो जाएगा 24। ओके, कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं तो कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि ब्रैकेट वाली जो संख्या है उसको आपको अभी नहीं काटना है, क्योंकि इसके साथ 60 धन 1+1 है, तो ये 60 किसी के साथ कैंसिल नहीं हो सकता। इसका आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से देखिए 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और यदि हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। ओके, और ये 2 और ये 2 एकम 2, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 6 बचा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं बचा है, गुणा इसके पास बचा है 5 गुणा ब्रैकेट की चीजें बची हुई हैं 60 और 1 61, बाकी नीचे हर में कुछ भी चीज नहीं बचा है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 पंचे 30, 30 का गुणा करना है 61 के साथ, तो 3 6 तिया 18 और ये हो गया 0। तो 1830 रुपए ब्याज की राशि हो गई। हमें क्वेश्चन क्या कहता है, 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि मिलेगी, तो कितनी धनराशि मिलेगी मतलब उसको टोटल अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष पश्चात प्राप्त राशि इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है कि वो हर महीने कितना जमा किया है और कितने समय के लिए जमा किया है। तो क्या लिखेंगे, मासिक जमा गुणा माह की संख्या और इसके साथ हमको जोड़ देना है ब्याज को। ओके, तो मासिक जमा कितना है, वो हर महीने 200 रुपए जमा करता था, कब तक, 60 महीने तक। तो ये हो जाएगा 200 गुणा 60 और धन ब्याज की राशि, तो ब्याज की राशि आई हुई है 1830 रुपए, तो इसके साथ जोड़ेंगे 1830 रुपए को। तो 6 दूनी 12 और 3 0 यानी ये 12,000 रुपए तो उसने कुल जमा किए थे, और 1830 रुपए उसको ब्याज का हो जाएगा, तो 12,000 ये हो जाएगा 13,830 रुपए। तो उसको 5 वर्ष बाद बैंक से 13,830 रुपए प्राप्त होंगे।